बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। वो भी काकी है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। असल में हुआ ये था कि आज से 1 साल पहले, वैसे मुझे माइग्रेन रहता है, एक तो मैंने माइग्रेन का पूछना था आपसे। मैंने साइबेलियम ली है, मैंने बीटा ब्लॉकर्स लिए हैं, मैंने मतलब पूरे पूरे 3-3 4-4 महीने के कोर्सेज किए हैं उनके, लेकिन मेरे माइग्रेन नहीं ठीक हो रहे। मैंने फिर उसके बाद हुआ ये था कि पिछले साल इसी टाइम के अराउंड तो मुझे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। तो वो अब मैं उसके लिए सिटालोप्राम ले रही थी, तो वो मैंने लेती रही हूँ मैं काफ़ी अर्सा। फिर बीच में सेरोटोनिन, फिर बीच में बसपिरॉन, ये सारी दवाइयाँ लेती रही हूँ। तो पैनिक अटैक्स तो अब ठीक है, लेकिन जिस्म में थकावट और मेरे से कोई काम नहीं होता। मैंने स्टेप 1 देना है और मेरी बिल्कुल इस वक्त वो हालत नहीं है कि मैं कुछ पढूं या मैं काम कर सकूं। मेरी जॉब भी है, नाइट टाइम ड्यूटी होती है और उसके अलावा मैंने पढ़ना भी होता है। तो मैं बिल्कुल ऐसे मतलब घंटे 2 घंटे में ही जागने के बाद मैं थक जाती हूँ और इस तरह होता है। पहले ठीक था, बिल्कुल पहले मैं इतनी एनर्जेटिक थी। मैं दिन में 15-15 घंटे काम करती थी, इवन मैं 36-36 घंटे भी ड्यूटी आराम से कर लेती थी। लेकिन अब ऐसे होता है कि मेरे पट्टे बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, मेरे मसल्स मुंह के, जुबान के, सर के खिंच जाते हैं अगर मैं थोड़ी सी भी हासिल करूं। अब पैनिक अटैक्स नहीं आते, लेकिन जब मैं हासिल करती हूँ ना तो ये मुझे ना पट्टे खिंच जाते हैं और फिर उसके बाद जब पट्टे खिंचने के बाद जो है ना वो माइग्रेन शुरू हो जाता है। फिर मैंने फिर ये थेरेपी भी की कसीदा बुर्दा शरीफ की। उससे बेहतरी आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मतलब पैनिक अटैक ठीक हो गए। अब पैनिक अटैक नहीं होते, लेकिन ये जो मसल्स का प्रॉब्लम है ना और माइग्रेन का प्रॉब्लम, ये मुझे लेके बैठा हुआ है। क्योंकि मुझे रोज मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अब तो, पहले तो मैं वो लेती थी डाइक्लो, तो उससे ठीक हो जाता था। अब तो डाइक्लो से भी नहीं ठीक हो रहा। डाइक्लो मैंने इतनी खाई है कि मेरा पेट बिल्कुल गैस्ट्राइटिस की वजह से तबाह हो गया। तो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने आपको वॉइस नोट भेजने के लिए बोला है, तो मेरी जुबान बिल्कुल फटीग हो गई है, मेरे से बोला भी नहीं जाता। और मेरे जिस्म के पट्टे भी बिल्कुल, अगर मैं 5 मिनट कोई वॉक कर लूँ या कुछ भी एक्टिविटी कर लूँ ना तो फटीग हो जाती है। और उसके बाद जब पट्टे खिंचते हैं फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। और ये मेरी ऑलमोस्ट रोज की रूटीन हो गई है और मैं ये साल से बर्दाश्त कर रही हूँ और मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैंने दवाइयाँ भी लेके देख ली, मैंने पढ़ाइयाँ भी बहुत की। मुझे किसी ने बताया कि आप पे किसी ने जादू किया हुआ है, तो मैंने वो भी करके देख लिया, उसका इलाज उसमें भी मैंने बहुत पढ़ा। फिर वो खैर, लेकिन वो तो काफी महीने हो गए छोड़े। उसके बाद मैंने और भी पता नहीं हर चीज जो मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मुझे नजर आ रही थी, आप कह लें कि जबकि मेरा इतना बिलीफ नहीं था इन चीजों पे, लेकिन एक मजबूरन आप कह लें जो डेस्परेट सिचुएशन में बंदा जो करता है ना, वो बस मैंने करा है वो। तो खैर मैंने बहुत कोशिश की है कि मसले ठीक हो जाएं, तो मैं वापस अपनी लाइफ में उसी तरह से आ जाऊं, उसी तरह से काम करने लग जाऊं, उसी तरह से मेरी रूटीन एक बन जाए, पढ़ाई हो जाए मेरे से। तो मैंने प्लाब 1 प्लाब 2 पास किया हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेहनत या मेरी इतना ही मेरा दिमाग चलता है, लेकिन अब ऐसे हो गया कि अब मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना मैं डेली लाइफ एक्टिविटीज मेरी ठीक तरह से हो पाती हैं, ना मैं पढ़ सकती हूँ, तो और ना और कोई मेरा जो है ना वो मतलब किसी तरह का भी जो है ना, आप कह लें कि लेटी रहूंगी सारा दिन, बस यही है। वो लेटी रहूंगी तो ठीक रहेगा, जब नहीं कुछ उठ के कोई काम करो, बाहर जाओ आओ, तो बस फिर
ये आपको जो मैंने बताया मसल्स का मसला शुरू हो जाएगा। प्लीज आप मुझे कुछ बता दें इसमें मैं क्या करूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करते हैं। काकी जी, आप डॉक्टर साहब हैं और नाम अच्छा किया आपने नहीं बोला। वो आपने जो पहला क्लिप है मैंने डिलिबरेटली प्ले नहीं किया जिसमें आपने अपना नाम भी बोल दिया और इमरान सादिक का। आपकी एक गलती जो जिसमें आप पहले पूरी ठीक हुई, लेकिन अब ये मिग्रेन और ये हालत आपकी जो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम लाइक सिचुएशन है आपकी, उसमें गलती ये है कि बेटा इमरान सादिक ने अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी सांसें, वो जितना भी उसने आपको दिया, आपको दुआ करा दी, आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए, जो भी किया, या उसकी वीडियो अगर मेरी कोई वीडियो काट के उसने भेजी, उसको उसने टाइम लग के उसकी कैप्शन लिखी, उसके ऊपर कोई टाइम लगा, वो सारा, तो बहरहाल आपका वो नुक्ता जो फंसा हुआ था जहाँ पहले आप खड़ी थी उसमें से आप निकली। लेकिन ख़राबी आपने ये की कि उसके बाद आपने मेरे तक पहुँचने आप सुई फंस गई कि सर के साथ ही बात करनी, सर मेरी बात सुन, सर को मेरी समझ आएगी। तो उस बंदे को नहीं छोड़ना होता, उससे आगे नहीं जाना होता जब तक वो खुद ना कहे। लेकिन बहरहाल वो सरदर्द वाला मसला आपका और ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम वाला मसला आपका, ये आपका वापस आया और आपके साथ चला, ना दवाई काम आ रही है, चूँकि आप साथ अकल की बंदी, इलम की बंदी भी हैं, डॉक्टर साहिबा हैं और माशाल्लाह प्लैब्स भी किए हुए हैं और अब आपने स्टेप्स भी देने हैं और अमेरिका जाना है। तो ये जो थकावट हो रही है पुत्र जी, क्लास 1 से भागते 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 मैंने बड़ा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनता है जब प्लैब, आपको भी पता है, प्रॉफ 5वां फाइनल पास होता है तो एक वो जो साई ऑफ रिलीफ होती है कि शुक्र है मंजिल पे पहुंच गए हैं। हाउस जॉब एक डिफरेंट फील्ड होता है। वो हाउस जॉब में शौक़ भी होता है, नई नई चीज़ें पता चल रही होती हैं और ये लग रहा होता है कि जो मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा उससे कोई भला हो रहा है, किसी का फ़ायदा हो रहा है, कोई प्रैक्टिकली अप्लाई कहीं हो रहा है। लेकिन फिर वही बात कि वहाँ पे रुकने की बजाय अब फिर होता है कि नहीं, इससे बड़ा डॉक्टर बनना है, अमेरिका का डॉक्टर, इंग्लैंड का डॉक्टर। तो ये दौड़ आप दोबारा शुरू कर लेते हैं। उस दौड़ में अब आपको चलते चलते प्लैब हो गया, यूके में नहीं अटैचमेंट मिली, अब अमेरिका जाना है, अमेरिका का वीज़ा लगेगा, नहीं लगेगा, बाबू ट्रंप साहब आ गए, वो वैसे WWE की कुश्तियों का माहिर है, पूरी दुनिया में जाली जंगें कराने का भी वो माहिर है। अब वो जो मर्ज़ी करा लेता है, जो मर्ज़ी करने बैठा होता है, लेकिन होता तो सारा फ्रॉड ही होता है। उसको खुद भी पता होता है कि यार ये नूरा कुश्ती बाद में खुली ना जाए। उसी तरह आपको अब ये अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं मैंने जाना है, मेरी अटैचमेंट होगी नहीं होगी, मैच होगा नहीं होगा, वहाँ ये सारा करना है, वो जो भी है। बहरहाल आप पुत्र जी, टू कट इट शॉर्ट, इमरान सादिक ने या डॉक्टर जावेद ने या बाबा जी ने, हम सारों ने पता अल्लाह का देना होता है। तो बेसिकली वो अल्लाह से फोकस अल्लाह पे रखना होता है, वो सब कुछ अल्लाह ने करना है। डॉक्टर जावेद ने कुछ नहीं करना, ना साइबिलियम ने करना है, ना कोई और दवाई कुछ कर सकती है। इसमें शिफा अल्लाह ने डालनी होती है। इसी तरह जो आपकी इम्तिहान की मेहनत है डॉक्टरी का, लोगों को अगर अंदाज़ा हो कि डॉक्टर कहाँ कहाँ से गुज़रते हैं, स्पेशली जो स्पेशलाइज करते हैं और वो किस किस्म की ट्रेनिंग से गुज़रते हैं और कितनी उनकी पढ़ाई होती है तो मेरा ख्याल है कि लोग फिर भी यही करेंगे जो डॉक्टर ने कर दे पहले। तो खैर इस सारे भागम दौड़ में ध्यान अल्लाह से हट गया, अपनी कोशिशों पे, अपने रिज़ल्ट्स पे, अपने मन चाहे एडमिशन्स पे तो है। और जब उसमें डिसअपॉइंटमेंट होती है तो कभी अपनी एफ़र्ट में कमी नज़र आती है, कभी पैसे की, कभी वीज़े की अनसर्टेनिटी, कभी किसी की, लेकिन ध्यान अल्लाह से हट जाता है कि ये सारा फाइनल मेरे अल्लाह ने ही करना है, उसने ही मुझे भेजा हुआ है, उसने अगर लिखा हुआ है तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा, नहीं लिखा हुआ तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, दुनिया जहान का पैसा भी मेरे पास हो, मैं एफ़र्ट भी कर लूँ, मेरे बेस्ट ग्रेड्स भी हों, तो मैं नहीं कर सकता। ये छोटा सा नुक्ता है जो पता सारों को है लेकिन मानना मुश्किल होता है। तो इसको छोड़ो पर इस सारे लेक्चर के भी मैं कौन सा लेक्चर देने बैठा हूँ। हाँ, तेरी पेन फील कर सकता हूँ जिस फेज़ से तू गुज़र रही है, क्योंकि इन सारे इम्तिहानों और ये अनसर्टेनिटीज़ और स्पेशलाइजेशन के दौर की ट्रेनिंग और बेख्वाब रातें और बेसमर दिन, मैं कहता हूँ तो थैंकलेस जॉब है दुनिया की सबसे बड़ी जो
थैंकलेस जॉब है वो ये इंटेंसिव केयर या आईसीयू केयर या मेडिकल या आवाम की खिदमत है, इसका अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। लेकिन आपकी जो हालत हो गई है तो इसका हाल अब फ़िलहाल ये है कि ऐसे करना कि नुसरत अली ख़ान की कवाली है दम मस्क कलंदर, वो लगा लेना, कुर्सी पे बैठ जाना या लेट के सुन लेना, या बैठ के, लाजमी नहीं कि आप धमाल ही लगाओ जैसे इसमें काकियाँ धमाल कर रही हैं। अब अपने ख्याल में जो है तो दिल में अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक पढ़ते हुए उसको सुनना और समझना कि आप अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हो या गोल गोल घूम रहे हो। दिन में 3 बार कर लेना या कम से कम 1 बार रोज़ 7 दिन करो। उसके साथ बरी इमाम सरकार पे जाके सलाम कराना, बर्फ़ी बांटाना, उनके दरबार पे जाके दिल में प्यार से प्यार लेके जाना, पास साथ ताज़ीम लेके जाना, वो सलूट मार आना, वहाँ इस्लामाबाद की हो पिंडी की हो, उन्हें मेरा और बाबा जी का भी सलाम दे देना कि पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। दिल में बात करनी है सारी आपने, ठीक है। तो इतना करके बस 1 बार आ जाना और ये दम मस्क के अंदर 7 दिन आपने करनी है। कभी कभार अपने आप को टाइम दिया करो। आप ये चीज़ें, ये डॉक्टरी असल में आपके इल्म आपकी जान नहीं छोड़ा, डॉक्टरी पट्टे खिंच गए, फिर उससे ये हो गया, फिर उससे वो हो गया। बेसिकली स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा और वो अनसर्टेनिटी जो है वो साथ अपना टॉल ले रही। वो सारी बातें अपनी जगह, बीच में आपने खुद से चिल्ले वजीफ़े पढ़ाइयाँ भी कर ली काफ़ी। इमरान सादक ने मना की हूँ लेकिन थोड़ी बहुत तो बंदा कर ही लेता है ना, बात तो आता नहीं है, वो आपने नहीं करना। फिर सूरह रहमान को दोबारा भी 4 बार सुन लेते हैं, 7 बार भी सुन लेते हैं। लो रोज़ क्यों नहीं सुननी, मुसलसल क्यों नहीं सुननी, वो ख़ुद को ओवरडोज भी कर लेते हो। तो दामने को जो सड़क जाती है कभी कभी, वहाँ ड्राइव अगर खुद करती हो, जहाँ पहाड़ दूर से इस्लामाबाद के शाम को मगरिब के बाद, वो उधर को थोड़ी देर चले जाया करो, फिर वापस आ गए। कभी कभार अपने साथ वक्त गुजारते हुए खुदा के बनाए हुए नज़ारे देखा करो, ये क्या है, और ये ज़हन में सोचा रख करो कि आज से 50-60 साल पहले आपका पता भी नहीं था किसी को, अगले 50-60 साल बाद भी ये दुनिया यूं ही चलेगी और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। तो इधर सारा ये खेल तमाशा है। ज़िंदगी जो है इसमें एफ़र्ट ज़रूर करनी है, पॉजिटिव वे में। कोई भलाई का काम कर, जो किसी की अच्छी यादों में, कहते हैं ना, दूजे के होंठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से। तो कोई अच्छी डॉक्टरी आप कर रही है, अल्लाह ने करानी होगी वो करा लेगा, इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ़्ता दम मस्क के अंदर करो और फिर मुझे बता देना। वैसे बेहतर है इमरान सादिक से राब्ते में रहना, और 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करते रहो, बस हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई शुरू करना, 1 हफ़्ता छोड़ दो पढ़ाई सारी, बस इतना काम करो। फिल्में देखो, गाने गाओ, एंजॉय करो, नमाज भी पढ़ो, तो बस वो चाहे फ़र्ज़ नमाज पढ़ो लेकिन वो 2-4 मिनट अल्लाह के साथ आप हो, ठीक है। उसमें आपको ज़ेर ज़बर पेश की फ़िक्रें ना पड़ी हुई हों, ठीक है। बस पाश पाश हो के पेश हो जाना, तो अल्लाह खैर करे। जी मेरे ख्याल 2 ही थी, कुछ और भी था। एक रिटन क्वेश्चन है, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? प्लीज़ आप इस टॉपिक पर भी बात करें कि जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को औलाद के साथ कैसे रहना चाहिए। औलाद से इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं कि दिल टूट जाता है। वहम इल्यूजन पर भी बात करें प्लीज़, शायद आपके लेक्चर सुन के उनको कुछ समझ आ जाए। बेटा आपके सारे फ़िक्रे में मुझे जिस फ़िक्रे ने झंझोड़ा है वो था कि औलाद के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो अल्लाह भला करे जेन-ज़ी का, ये जनरेशन जेड जिसे बोलते हैं या जनरेशन जी जिसे बोलते हैं, क्योंकि छोटा करके उसे जेन-ज़ी बोलते हैं तो आप लोग अपने आप को जर्नैली समझना शुरू हो गए हैं, ठीक है। वो जर्नैल वाला जेन नहीं है, ठीक है। ये वाला जिन्न आपका अल्लाह निकाल दे सारों का, जिसके भी है, ये जनरेशन से जेन है। तो माँ बाप ने आपसे क्या बदतमीज़ी करनी है। जब आप बड़े हो जाते हैं वो आपको मार भी नहीं सकते, चीख ही सकते हैं। प्लस वो कमज़ोर हो गए होते हैं, वो बूढ़े हो गए होते हैं। आपकी मोहब्बतों में ब्लैकमेल हो के
और पूरी मेहनत करने के बाद उन्हें जब नज़र आता है कि ए प्रोडक्ट बनी है जी रातां नूं जाग जाग के अल्लाह को रो रो के मंगी सी ए और अभी भी इनके दुखड़े नहीं जा रहे, बेटियों के ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, बेटे की ससुराली तोहफा तंग कर रहा है, ठीक है। तो वो दोनों बंदे जिन्होंने सारी ज़िंदगी दौड़ भाग की होती है वो अब और क्या करें। तो आप लोगों से और ऊपर से उन्हें इल्यूजन्स आपके ख्याल में वहम भी होते हैं, डिल्यूजन्स भी होती हैं, मेरी बच्ची तो ये मेरा बच्चा तो वो निकलता नहीं उल्लू का पट्ठा वैसा, ठीक है। कुछ उन्होंने कमाने में कहीं हक लाल हलाम का कोई नहीं ख्याल किया होता, या उस वक्त डॉलरों के लालच में कि मुल्क दूसरे में जाके बैठे होते हैं, वहाँ का और आप तंग कर रहा होता। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बेटा जी बदतमीज़ी आपने उनसे नहीं करनी। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आपने उफ भी नहीं करनी, वो गलत भी हो तो, ठीक है। ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं है। बाकी माँ बाप को भी लिहाज करना चाहिए। ये जो तोहफे आपने पैदा किए होते हैं माओं ने मजलूम बन बन के उन्हें जो दिखाया होता है, ये ज़्यादातर माओं का बेड़ा गर्क हुआ होता है। बच्चे के सामने मजलूम बन बन के उसे बताया होता है कि तेरा अब्बा जड़ा ने बहुत जालिम है, ये ससुराल दध्याल वाले जो है ना, ये तो हैं ही जिन है, भूत है, जादूगर हैं, इन्होंने तो किए ही जादू है हमारे पे। तो वो बच्चे बाप की और अपनी बेस की दध्याल की इज़्ज़त दिल में रखते ही नहीं है, वो उनके सामने एक टेंटेड इमेज हो गया होता है। अब जब वो बड़े होते हैं 14-15 टीन एज में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अम्मी तो साढ़े वर्गे टीन है, ठीक है। ये देखने में जैसे हम लोया समझ रहे थे, ये भी पीपा ही था, टीन था। तो इन्होंने अम्मी ने शोर ज़्यादा डाला था, ठीक है, लेकिन उन्ना जुल्म होया नहीं, और अम्मी उन्नी मजलूम है नहीं जिन्नी बनती थी, थोड़ी जालम ये भी है। तो वो अब बाप की तो वो पहले रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, तो अम्मा जान की भी अब जो थोड़ी बहुत गलत फहमी थी दूर उनकी हो गई होती है। तो इस चक्कर में अब वो माँ बाप दोनों को ही, जब आपने आपस में की लड़ाई में कई बार या एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बच्चों के सामने ये कारनामा फरमा लिया होता है, तो बच्चे अब शऊर जब जो भी उन्हें मिलता है आ जाते, तो वो बदतमीज़ी करना शुरू करते हैं। उनकी इज़्ज़त तो अब उनके दिलों में नहीं होती, या जैसे कहते हैं वो एक ड्यू रिस्पेक्ट जो बैलेंस में रहनी चाहिए थी वो नहीं होती। तो वो ज़रा अपनी मनमानियाँ भी करते हैं। बाप को वो पहले ही बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, या गलत, या जादूगर, या गलत लोगों का नुमाइंदा, या धुरियाल वालों का मुसल्लत किया हुआ जुल्म। और अम्मा जान की ख़ुद की बहुत सी बातें झूठी निकल आती हैं, तो उस चक्कर में फिर वो बाद में काबू नहीं आते और अपने तजर्बे करने लगते हैं जब, तो उसमें वो मार खा जाते हैं। ज़माना कितना तेज़ है, कितना ख़तरनाक है, बाहर क्या कुछ है ये उन्हें पता नहीं होता। तो ये तबाही आगे से आगे बढ़ती जाती है। माँ और बाप अगर आपस में एक सही स्ट्रॉन्ग टीम हो, वेल जेल्ड हो, आपस के उनके जो मर्ज़ी मसाइल हों वो सिर्फ बेडरूम की हद तक हो, बच्चों को उनकी भिनक ना हो, बच्चों के सामने वो इंतहाई दोनों मिले जुले हों। माँ डांट रही हो तो अब्बा खाम खा टोका टाकी ना करे, अब्बा डांट रहा हो तो माँ बच्चे को मजलूम शक्लें बना के ना दिखाए कि ये है ये ऐसा, कोई बात नहीं बेटा, चल रहा है, ठीक है, बर्दाश्त कर ले, मर ही जाएगा आखिर एक दिन। तो वो ना माँ इस तरह की हरकतें करे, ना बाप इस वक्त इंटरफेयर करे जब माँ डांट डपट रही है। उन दोनों को चलने दें और दोनों मिल के आपस में एक टीम बन के, और बच्चे को सिर्फ डांटना डपटना नहीं होता, उसे डिसिप्लिन करना होता है। देखिए बच्चे को किसी ने नहीं सिखाना कि सोना कैसे है, पहले दिन से उसे सोना आता है, रोना कैसे है वो भी उसे रोना आता है, खाना पीना भी आप ज़्यादा नहीं सिखाते, आप उसके मुंह में फीडर डाल दें, माँ अपनी फीड दे दे, कुछ करे, वो शुरू हो जाता है, बाद में भी सारा खाना पीना आ जाता है। चलना फिरना भी वो कोशिश शुरू कर देता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे पकड़ के थोड़ा बहुत सहारे बताते हैं, ऐसे पकड़ ले, ऐसे कर ले, नहीं तो वो भी कर ही लेता है। हत्ता कि सेक्स की कोई एजुकेशन नहीं देता, वो भी सारा कुछ उन्होंने सिखा देना है। ये तीन तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी आपने किस चीज़ की तरबियत देनी है, तरबियत देनी किस चीज़ की है, चलाकियाँ कैसे लगानी है। तो कई बार अम्मा खुद बच्चे के सामने अब्बा जी के थुक लगा रही होती है, अब्बा जी खुद झूठ बोल के दिखा रहे होते हैं, बाहर तबलीगी जमात वालों को कह दो मैं घर नहीं हूँ,
ठीक है, तो ये तरबियत आप कर रहे होते हैं। या उनके सामने हर वक्त आप फ़ोन में घुसे होते हैं तो फिर वो भी फ़ोन में घुस जाते हैं। जब छोटे होते हैं अब्बा जी ये समझते हैं कि इसको क्या पता है, तो वो देखते हैं कि अब्बा जी गरीबों की फिल्में देखते हैं, उनके पास कपड़े ही नहीं होते।